उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 96 और स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मतदान हो रहा है। 96 विधानसभा में दोपहर 1 बजे तक 27.3% वोट पड़े हैं, जबकि स्वार विधानसभा में दोपहर 1 बजे तक 27.4% मतदान हुआ है। 13 मई को नतीजे आएंगे दोनों सीटों के। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने अपना दल एस के प्रत्याशी को उतारा है, यानी सहयोगी के उम्मीदवार को। और 60 सीट पे समाजवादी पार्टी की अनुराधा चौहान वर्सेस शफीक अहमद अंसारी, जबकि 96 सीट पर अपना दल एस की रिंकी कोल और समाजवादी पार्टी की कीर्ति कोल आमने सामने हैं। तो इन दोनों सीटों पे मतदान हो रहा है। निकाय के साथ साथ विधानसभा का ये 2 सीटों का उपचुनाव भी बेहद अहम। और जाहिर है इसे जीतने के लिए तमाम समीकरण बनाए गए, समीक्षाएं की गई, सम्मेलन किए गए, संबोधित किया गया, दिग्गज चुनावी मैदान में दिखाई दिए। तो 96 और स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मतदान जारी है। यहां पे बुजुर्ग भी पहुंचे, महिलाएं भी पहुंची, युवा भी पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। और पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि कहीं पर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो। फहीम रामपुर से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। फहीम, अभी कितना प्रतिशत मतदान हुआ और किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है? जी देखिए राजेश, अभी स्वार विधानसभा पे फिलहाल अभी जो है आंकड़े 3 बजे के नहीं आए हैं, लेकिन 27.3 जो आंकड़े थे वो 1 बजे तक के थे। 3 बजे में अभी 15 मिनट होंगे तो आंकड़े आयोग की तरफ से हमें मिलेंगे, प्रशासन की तरफ से हमें मिलेंगे। लेकिन अभी भी मतदान जारी है और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हालांकि बूथों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, वोटर इक्का दुक्का ही पहुंच रहे हैं। ऐसा लगता है कि 40% तक ये मतदान हो पाएगा। और इस ऐसे में देखना यही होगा कि ये जो 40% मतदान है ये किसको फायदा पहुंचाता है। समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी या फिर भाजपा गठबंधन को ये सीट मिलेगी। हालांकि जो ज्यादा उम्मीद है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी कि गठबंधन अपनी बात कहने में सफल हो पाया है और उसने अपनी बात को जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने जिस तरह से कैंपेनिंग की है, लोगों तक पहुंचे हैं, वोटरों को अवेयर किया है, यहाँ लाने जागरूकता अभियान चलाने के बाद अधिक से अधिक वोट डालने के लिए अपील की है, उसका असर भी देखने को मिला है। तो अब चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ उम्मीद इसलिए भी कम कह सकते हैं क्योंकि ये जो स्वार है ये 6 साल से बिल्कुल विकास से अछूता है। इसमें कोई विकास नहीं हो पाया और ना ही विकास निधि लग पाई। विकास निधि भी नहीं लगी और सरकार की तरफ से भी बहुत सारी जो सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिल पाई। हालांकि जो योजनाएं थी वो जरूर लोगों तक पहुंची है और उसका लाभ बिना किसी भेदभाव के लोगों तक पहुंचा है और लोग इसी बात से खुश होकर भी पसंद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को। अपना दल एस से शफीक अहमद अंसारी यहाँ चुनावी मैदान में है, तो इनके मुकाबले में कड़ी टक्कर देते हुए अनुराधा चौहान भी नजर आ रही हैं, जो कि आजम खां के चेहरे पे और उनके फेस पे लड़ रही हैं। क्योंकि ये सीट जो है अब्दुल्ला आजम की सीट है और इस सीट को सेफ सीट माना जाता है रामपुर जिले में। अब इस सेफ सीट को भारतीय जनता पार्टी इसमें सेंध लगा पाती है नहीं, या फिर समाजवादी पार्टी अपने खाते में सीट को बरकरार रख पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब सेहरा किसके सिर सजेगा राजेश, ये तो देखने वाली बात है। और 13 तारीख को ये पिटारा बिल्कुल ये तो नतीजे बताएंगे कि इसमें कौन जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ। हमारे साथ पवन गोयल भी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पवन जी, बीजेपी गठबंधन को इन दोनों सीटों से क्या उम्मीद है? उसका मैं कारण बता देता हूँ। मिर्जापुर में जब पिछली बार जीते थे, उससे पिछली बार भी जीते थे। ये तीसरी बार चुनाव हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतने जा रही है क्योंकि जब पिछली बार जीते तो वोट का मार्जिन 40,000, 35,000, 40,000 वोटों का था। और इस सीट पे मार्जिन भी बहुत अच्छे मार्जिन से हार हुई थी रामपुर वाली सीट पे से। और इसको जीतने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आजम खान साहब की बेरुखी, उनके साथ किया हुआ समाजवादी पार्टी का व्यवहार। अगर आप इस सीट को ढंग से देखेंगे, आपके सहयोगी भी मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं, तो आजम खान साहब ने
इस वाली सीट पर इतनी मेहनत नहीं की जितनी वो करते थे। उसका कारण है अखिलेश यादव जी ने वो इज्जत उनको नहीं दी जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी देते थे। आजम खान साहब की इतनी इज्जत हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, उन्हें उनके सगे भाई की तरह दिया था और वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री कहलाए जाते थे। लेकिन जब वो जेल में रहे तो आपने देखा होगा आजम खान साहब की टिप्पणी भी आई थी कि मुझे इन लोगों से नहीं मिलना है, अपने पराये हो गए और परायों का तो पता ही नहीं है। इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी थी शायराना अंदाज में। क्योंकि जब इंसान के रिश्ते मुसीबत के दौर पे देखे जाते हैं और समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया था। और आज आजम खान साहब के हारने के बाद, उनके बेटे की सदस्यता रद्द होने के बाद एक पल से वो राजनीति से है तो सही, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं तो एक फॉर्मेलिटी ही कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि 21 साल बाद इस वाली सीट पर समाजवादी पार्टी ने हिंदू कैंडिडेट उतारा है। उसका कारण क्या है? साफ दिखता है, क्योंकि ये जो सीट है इसमें अगर हम मुस्लिम आबादी की संख्या देखेंगे तो सबसे ज्यादा है। और उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो तुष्टीकरण के आरोप लगे थे, आपने देखा होगा एनकाउंटर अगर असद का हुआ तो एनकाउंटर अनिल दुजाना का भी हुआ। अगर योगी सरकार में 184 एनकाउंटरों की नंबर तालिका है तो उसके अंदर 100 से भी ज्यादा एनकाउंटर जो है हिंदुओं के हैं, हिंदू धर्म जाति के हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी कोई उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जो कि इस तरह का उसका रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है क्रिमिनल का, उसका एनकाउंटर होता था तो विपक्ष क्या बोलता था कि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी धर्म का चश्मा पहनकर एनकाउंटर करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनिल दुजाना, असद अहमद दोनों इसके सीधे सीधे स्वरूप है। तो मुझे मेरा मानना, भारतीय जनता पार्टी का मानना भी है कि इस चुनाव के अंदर जिस तरीके से अंसारी साहब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ मेहनत कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर सीट निकालेंगे। खाली इसलिए नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल अपना दल के साथ कैंडिडेट है, वो इसलिए निकालेंगे क्योंकि जो उनका वर्चस्व है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, इन दोनों सीटों पे क्या उम्मीद है? क्योंकि बीजेपी अपना दावा कर रही है कि हमने सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे काम किया है और चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी जाति का मतदाता हो वो हमारे साथ जा रहा है। आपको क्या उम्मीद है इन दोनों सीटों के चुनाव में? राजेश भाई, हम अपनी जीत के लिए बिल्कुल असर है और देखिए बस पुलिस के दम पे जो अगर लाठी डंडे के दम पे जो सरकार चलाना चाहते हैं वो वोटरों को अगर निकलने ही ना दिया जाए या और भी चीजें हैं तो उससे आप जान सकते हैं कि वोट परसेंटेज जब कम होने लगते हैं तो उसके मायने क्या निकलते हैं और क्या क्या चीजें होती है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा। मैं जैसा कि क्योंकि मैं देर से जुड़ा तो पवन जी की बात में ज्यादा सुन नहीं पाया, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन मैंने सुना था तो पवन जी को याद दिला दूं कि आज ही आपकी पार्टी के कर्नाटक के व्यक्ति, क्योंकि आप लोगों की मंशा बता रहा हूँ, एक प्रत्याशी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैसे जानते, उनके परिवार को जानते मारने की धमकी दी, शायद आपको पता हो। तो ये आपके पार्टी की मंशा होती है कि जब जहां पे आपकी स्थिति गंभीर दिखती है, जहां पे आप हारने वाले होते हैं तो वहां पे आप नए नए हथकंडे लेकर के चलते हैं। क्योंकि आपने पूर्व में अपने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में भी आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने लाठी डंडा कट्टा बम बारूद के माध्यम से चुनाव लड़ा। तो जब आपकी स्थिति डामाडोल हो जाती है क्योंकि जनता का भरोसा आपके ऊपर रह नहीं गया है और आपने देखा कि जिसकी वजह से कई जगह पे कई स्टेटों में आपकी सरकार अब नहीं है और आने वाले दिनों में कर्नाटक में भी आपके भगवान भरोसे किसी वहां पर भी आपकी सरकार जाने, क्योंकि तो इन चीजों को आप देखेंगे। और बात रह गई कि उपचुनावों में देखिए हम बिल्कुल अस्वस्थ है अपनी जीत को लेकर के, जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को पहचान चुकी है। और रामपुर हो या छांडे हो या कहीं के भी जनता हो, हर एक जगह पे जनता जनार्दन जान चुकी कि आप मुद्दों से सिर्फ जनता को भटकाना चाहते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई नहीं है। क्योंकि काम गिनाने के लिए आपके पास रहते नहीं है और जब काम गिनाना होता है तो समाजवादी पार्टी के किए गए कामों को आप गिनाते हैं अपना ठप्पा लगा करके। तो यही सबसे बड़ी दुर्दशा उत्तर प्रदेश की आज आपने कर रहे हैं। पवन जी, इनके भी आपको मैं उत्तर दूंगा उसका। पवन जी, उन्होंने सीधा कहा कि आप समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उसका जो श्रेय है, उसका जो काम था उसका आप श्रेय लेते हैं। करनी और कथनी में बहुत अंतर है, तस्वीर कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनकी बात से, करनी और कथनी में बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल अब सफाई नहीं होता, बिल्कुल अब एक खाली एक आप अगर देखें
80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, एमपी की सीटें। अभी श्री मुलायम सिंह यादव जी के बाद भी डिम्पी यादव जी को ही उतारा गया मैदान में। परिवारवाद का आरोप ये भाजपा के ऊपर लगाते हैं। मैं पूरे 36 के 36 राज्य जो भारत के अंदर है, उसके अंदर पहला प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। वो पहला प्रदेश है जिसके अंदर समाजवादी पार्टी के खुद मुखिया, उनके भाई, उनके भतीजे, उनकी बीवी, उनकी भाभी, यहाँ तक की प्रवक्ता भी, यहाँ तक की जेलर भी, यहाँ भी सिर्फ यादव। परिवारवाद का आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो कि कितने परिवार के लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव परिवार से आते हैं। और कोई नहीं मिलता क्या 80 सीटों में मुलायम सिंह जी के बाद कोई और भी तो हो सकता था, पहली बात। दूसरी बात, राजेश जी 1 मिनट और दीजिएगा। इन्होंने विकास के मुद्दे की बात की। आज जनता, इन्होंने 2 बातें कही कि एक तो डर के मारे वोटर नहीं आ रहा, दूसरा इन्होंने कहा कि कर्नाटक में इनकी भाजपा की हार होने वाली है और स्टेटों में इनकी हार होती है। साहब, आप दो किस्तियों में क्यों सवार हो? अगर डर का माहौल होता तो भाजपा 36 के 36 राज्यों पर राज कर रही होती, और डर का माहौल होता तो आप जो कर्नाटक का या हिमाचल का या राजस्थान का या छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दे रहे हो तो वहां पे भी भाजपा की सरकार होती। हाँ। आप पहले सोच लीजिए, पहले बोलना क्या है। अभिषेक वाजपेयी जी की जानकारी कम है या तो ऊपर लिख करके मुझे लगता आज आए नहीं, क्योंकि इनको याद दिला दो कि मध्य प्रदेश में जनता ने मैंडेट दिया था कांग्रेस सरकार को, और आप ही लोग थे जिन्होंने कोविड काल में लोगों की बलि चढ़वा दी और अपनी पार्टी की सरकार बनवाने के लिए आपको त्याग करने अपना किसी छुपा हुआ नहीं है। आप महाराष्ट्र की घटना आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी सरकार बनाई है, किसी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अभी विकास की आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। राजेश जी, आपको याद दिला दूं कि मैं अभी जब मैंने विकास की बातें में पूछा तो इनके पास जवाब तो देने के लिए नहीं था, परिवारवाद पे आ गया। मैं परिवारवाद पे कह देता हूँ, अनुराग ठाकुर एंड कंपनी क्या है, वसुंधरा राजे सिंधिया एंड कंपनी क्या है, या फिर और भी नाम गिनाओ तो बताइए। मैं तो इन सब चीजों पर राजनाथ सिंह जी के जो है पंकज सिंह जी एंड कंपनी क्या है, तो इन सब का कोई आरोप नहीं है। मेरा मानना क्या है कि मेरी अपनी निजी राय है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर दम खम है, परिवार के किसी सदस्य के अंदर दम खम है, तो बिल्कुल उसको आगे आना चाहिए। अगर डॉक्टर के बेटे के अंदर गट्स है कि वो डॉक्टर बन सकता है तो क्यों ना बने? अगर इंजीनियर का गट्स होगा तो वो इंजीनियर बनेगा। ठीक है, मैं आता हूँ पवन जी आपके पास, लेकिन फहीम, हाँ प्लीज, हाँ कीजिए। मैं हमारे मित्र पवन जी से पूछना चाहता हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए 20 काम गिना दो। 20 काम, मैं अपने काम गिनाऊंगा, आप 20 काम गिना दीजिए बस। 20 काम में तो बहुत देर लग जाएगी। पवन जी बहुत शॉर्ट में जवाब दे दीजिए। एम्बुलेंस, एक 350 नए थाने और हर थाने के अंदर महिला हेल्पलाइन है। 3.5 लाख किलोमीटर के गड्ढे जो भरे गए हैं, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 100 मेडिकल कॉलेजेस, उसके बाद 10 महाराज्यों में 10 मतलब उत्तर प्रदेश में 10 महानगरों में मेट्रो का, ये सिर्फ 5 के रिबन भी नहीं काट पाए थे, 10 राज्यों में मेट्रो। उसके बाद और सुनिए, प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों लोगों को घर, और सुनिए अभी और भी है बहुत, जहां पर आप खुले में शौच कराते थे लाखों लोगों को शौचालय। उसके बाद अभी और सुनिए, 5 लाख का आयुष्मान सेवा, जिसे 5 लाख ठीक है, यानी एक लंबी फहरिस्त है काम की। अभिषेक आप कुछ काम कर रहे थे, देखिए वो लगातार नाम गिनवा रहे हैं। पवन जी, राजेश जी देखिए, बड़ी गलत बात है। देखिए सबसे बड़ी चीज तो इस बात को समझिए कि जो इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बताई वो किसके नाम से थी या किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन्होंने जो काम गिनाए, मैंने एक बात कही थी कि 10 काम जो विकास की गाथा आपने लिखी हुई है, 10-20 कहे थे, 10 ही बता देते विकास की जो गाथा लिखी जा चुकी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आरसंगम को आपकी क्या, पढ़े लिखे को आपकी क्या, झांसी में जो आपने कोविड टाइम पे बेड बनवाए थे उसमें कितने चालू हो गए ये भी बता दीजिए। इटावा में जो आपने मेडिकल हेल्पलाइन चालू की थी, जहाँ पे अस्पताल बनवाने का दावा किया था, वो कितने चालू हुए ये भी बता देते। उसके बाद PSC सेंटर की क्या स्थिति है ये भी बता दीजिए आप। तो मैंने तो आपको तो इतना पूछा था कि आप कामों को गिना दीजिए, उसमें भी आप पटकते हुए गिनाते रहे। ठीक है, वो भी जिसने समाजवादी पार्टी ने काम किया वो भी गिनाते रहे। प्रधानमंत्री आवास बता रहे, इंदिरा आवास तो प्रधानमंत्री इंदिरा आवास बहुत बड़े नाम था। राजीव जी अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा आप मुझे। पवन गोयल जी, जो अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, जो इन्होंने इंदिरा गांधी जी का नाम ले लिया ना, प्रधानमंत्री आवास योजना अगर मैं पूरे भारत के जोड़ूं तो 4.25 करोड़ है।
जिस उत्तर प्रदेश के अंदर ये सुविधा नहीं दे पाए, आज उस उत्तर प्रदेश के अंदर ही करोड़ों लोगों के जनधन खाते जिसमें खाते नहीं खोल पाए थे। और अगर मैं उसी उत्तर प्रदेश की बात करूं ना, तो 90,000 करोड़ रुपए का इन्होंने गन्ना किसानों को मूल्य देता। 1,92,000 करोड़ की रकम मिली गई थी गन्ना किसानों को, इसलिए गन्ना किसान राजी है। उंगली बाद में उठा लेना, पहले उंगली करिए, उसका जवाब ले लो। उसके बाद आंगनबाड़ी महिलाओं को जो टेम्परेरी बेस पे, तो उनको नियुक्त किया गया, 58,000 को नौकरी मिली। अभी यहाँ भी नहीं रुके, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था की राशि थी 10 लाख करोड़ का, आज 21 लाख करोड़ की है। वहां भी नहीं रुके। कई देशों के साथ जब सम्मेलन में गए थे योगी जी, उसके बाद कई देशों ने प्रस्ताव रखा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि यहाँ पर व्यापार के अवसर बढ़ेंगे, यहाँ पर जिसमें 58,000 करोड़ रुपए का निवेश ऑलरेडी हो चुका है। सर, समाजवादी पार्टी के ऑफिस से, एसी ऑफिस से बाहर आ जाओ, धरती पे चलो तो पता चलेगा। परिवारवाद का आरोप लगाने से पहले खाली यादवों में ही टैलेंट है ऐसा नहीं है, अभिषेक वाजपेयी औरों में भी टैलेंट है। मैं अपने भाई राजेश जी, मैं अपने भाई पवन जी की बात का बिल्कुल सम्मान करता हूँ, और मैं उनको शायद उनको जानकारी नहीं होगी। मैं प्रवक्ता के साथ साथ में मैं एक कार्यकर्ता भी हूँ, जो कि जमीनी सुविधाओं देने के साथ साथ लेकर के हर एक कार्यकर्ता और जनता की आवाज को उठाता था। मैं इनको करेक्शन थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। देखिए, जब आपसे विकास की गौरव पूछी जाती है, जो भी सरकार रही, चाहे हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो हम उसके कामों को गिनाते, तो जो काम किए जा चुके हैं उनको गिनाया जाता है, जब तक कि वो धरातल को उतर ना आए। अगर उतरा नहीं है उसमें से 1% हम उन कामों को गिनाया नहीं जा सकता। पर इस बात को आप समझ लीजिए। दूसरी बात कि अगर हम जब कोई सी बात कहते हैं तो डंडे की चोट पे कहते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करते। हम अगर किसी चीज को भी, जैसे आपने इन्वेस्टर समिट की बात की, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कई जगह पे अभी भी धरातल से कोई भी चीजें नहीं उठती हुई है। आप सिर्फ एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाने के बाद आप ये कह दीजिए कि सारी योजनाएं धरातल पे उतर चुकी है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है। फहीम, देखिए, अगर हम जब स्वार्थ का सियासी रणनीति को देखें, समीकरण को देखें, तो एक तरफ बीजेपी गठबंधन है जिसने मुस्लिम उम्मीदवार को यहां मैदान में उतारा, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जिसने हिंदू प्रत्याशी को उतारा है। ये जो बदली हुई ट्रैक दोनों तरफ से दिखाई दे रही है, इसके क्या मायने समझे? जो हिंदू वोटर है 40% यहाँ स्वारटांडा के अंदर, इस वोट को लेने की ये एक नीति है, इस वोट को अपनी ओर अपने पाले में करने की रणनीति है। क्योंकि अगर मुस्लिम चेहरा समाजवादी पार्टी से यहाँ होता तो हो सकता है कि ये वोट उधर ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन ये वोट अब ट्रांसफर होने की उम्मीद उनको लगती है। समाजवादी पार्टी खेमे को लगती है, आजम खां को लगती है। दूसरी तरफ वहीं गठबंधन ने अपना दल एस के जो अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने शफीक अहमद अंसारी जो निवर्तमान चेयरमैन है स्वार नगर पालिका के, उनको उतारा है। और वो अपनी एक अलग छवि रखते हैं, समाज में उनका अपना एक रुतबा भी है। उनके जो इस टाइम में हालात अगर देखेंगे तो उनको ज्यादा अच्छे से लोग जो है वो पसंद करते हैं, नजदीक रहते हैं, वो एक दूसरे के काम में भी आते हैं, थाने तहसील भी चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी खेमे से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, स्वारटांडे के अंदर कोई नेता या प्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो लोगों के काम कर सके, जो तहसील थाने तक जा सके, लोगों की समस्याओं को सुन सके, विकास की डेवलप की बात कर सके, किन्हीं योजनाओं के लाभ दिला सके। तो ये जो चीज है ये माइनस है समाजवादी पार्टी के खेमे में। तो समाजवादी पार्टी ने जो हिंदू कार्ड खेला है, हिंदू कार्ड खेलने के साथ ही साथ आजम खान ने जो भगवान श्री राम की नाम की चर्चा करके इसमें लाभ लेने का प्रयास भी किया है। तो ये वो अपने प्रयास में कितने कामयाब होते हैं ये तो 13 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, अपना दल एस के प्रत्याशी हैं शफीक अहमद अंसारी, वो मजबूत स्थिति में है क्योंकि वो लोकल के हैं, उनकी अपनी बैकग्राउंड, उनकी अपनी अपनी छवि है, उनका अपना एक सिस्टम है लोगों से मिलने का, काम करने का, देखने का। तो ये सब चीजें जो है दोनों के मिजाज को अलग अलग भांपती हैं और जनता किसको
चुनती है, ये जनता के ऊपर फैसला है। हम और आप राजेश सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, और जो चीजें सामने से नजर आ रही हैं उनके विषय में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वोटर जो होता है उसके पेट में क्या छुपा होता है ये कोई जान नहीं पाता। चाहे कितनी कोशिश भी कोई कर ले, जो प्रत्याशी उसके पास जाएगा वो उसी को वोट देने की बात करता है। और अगर 18 प्रत्याशी खड़े हों तो 18 के 18 जीत का दावा इसलिए करते हैं कि हर वोटर उसी से ये कहता है कि नहीं, वोट तुम्ही को दे रहा हूं मैं। तो इसलिए वोट के अंदर क्या है, पेट के अंदर क्या है, दिल के अंदर क्या है और ईवीएम के अंदर क्या है, ये कहना राजेश अभी जल्दबाजी होगा। बहुत जल्दी तीन दिन बाकी हैं, बहुत जल्दी नतीजा आपके सामने आने वाला है। कौन शेर बनेगा और कौन ढेर हो जाएगा, किसके सिर सेहरा सजेगा, ये बहुत जल्दी जजमान सामने आने वाले हैं। जी ठीक है। पवन जी, यहाँ जो समीकरण जो बदले उम्मीदवार को लेकर कि हम जब सपा को देखते हैं तो हिंदू प्रत्याशी को उतारा, गैर मुस्लिम 2 दशक बाद स्वार की सीट पे उम्मीदवार बनाया, आप लोग जो बीजेपी गठबंधन है उसने मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, ये जो बदली हुई ट्रैक नजर आ रही है, इसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश है? जनता पार्टी पे हमेशा ध्रुवीकरण और तुच्छीकरण के आरोप लगते हैं। ऐसा ही जब असद का एनकाउंटर हुआ था उसी टाइम पे आरोप लगे थे। एनकाउंटरों के ऊपर जब भी कोई क्रिमिनल अगर मुस्लिम जाति का है तो विपक्ष हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधने से एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाता। वो छूटते ही कहता है कि किसी धर्म विशेष को ही निशाना बनाया जा रहा है। जबकि लिस्ट बता दूं आपको, 184 एनकाउंटर के अंदर 100 से भी ऊपर जो एनकाउंटर्स हुए हैं वो हिंदू धर्म के लोग हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया जाता, किसी भी मुस्लिम के साथ इन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। एक ये संदेश देने की भी जरूरत है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के जो मंत्री है अंसारी साहब, वो किस तरीके से काम करते हैं आप सबके सामने। पिछली बार 3% वोट मिला था मुस्लिम समाज का, इस बार 2022 में जब इलेक्शन हुए 8% वोट मिला। 5% वोटों का हमने गेन किया। तो ऐसे गेन नहीं किया, हमने तो कोई प्रचार नहीं किया। विपक्ष ने हमेशा यही प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के खिलाफ है। राजेश जी, जब सड़क बनेगी ना गाँव की, जब खरंजे डलेंगे, जब ट्यूबवेल मिलेगा, जब अच्छी शिक्षा मिलेगी, जब लोगों को घर घर तक मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी, अस्पतालों में सुविधाएं मिलेंगी, तो उस तरीके से वोट अपने आप कन्वर्ट मिलेगा, कन्वर्ट अपने आप होगा। अगर हम विपक्ष पे निशाना साधेंगे और हमने काम नहीं किया होगा, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। और क्या इसे ऐसे भी समझे कि ये एक तरीके से 24 की भी तैयारी है, जिस तरह से पसमानदा मुसलमानों के लिए सम्मेलन किए गए, उनको अपने साथ लाने की कोशिश की गई, निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पे मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, अब इसमें जो उपचुनाव हो रहा है इसमें भी ऐसा हुआ, तो क्या ये 24 की तैयारी भी है? राजेश जी, हर इलेक्शन एक बड़े इलेक्शन के लिए कारगर साबित होता है। वो उसके हेल्पिंग हैंड होते हैं। आप अगर किसी भी निकाय चुनाव में, किसी भी निगम चुनाव में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जाहिर सी बात है उसका बेनिफिट आपको आने वाले चुनावों में 100% मिलता है। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा एक आरोप लगता है 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है। आप 24 घंटे इलेक्शन मोड में नहीं रहते, 24 घंटे देश और प्रदेश की सेवा में लगे रहते हैं। क्योंकि अगर ये आज विधायकी का इलेक्शन है राजेश जी, 2 विधानसभाओं पे इलेक्शन हो रहे हैं, इसके अंदर लाखों लोग प्रभावित होंगे। जो विधायक के पास फंड आएगा, 2 राज्य की सरकारें होंगी, तो डबल इंजन की सरकार ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि विधायक के ही मुख्यमंत्री, तो उसमें जो उस एरिया के अंदर जो उनका इलाका होगा उसके अंदर वो विकास डबल कर पाएंगे। तो जनता ये देखकर भी वोट करेंगे कि विकास हो रहा है। समाजवादी पार्टी का तो उनकी ड्यूटी है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा देना। हम उनके आरोपों से नहीं डरते, हम तो इस बात से डरते हैं कि जनता हमसे नाखुश ना हो, जनता के बीच में पहुंचे, तो घर घर तक जाए और अपनी बात पहुंचाए। ठीक है, अभिषेक जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात पे। अभिषेक बात। राजेश जी, अभी हमारे भाई पवन जी ने एक बात बोली कि विधायक होगा और क्या चीजें होंगी, इसमें उन्होंने एक बात बोली कि फंड आएगा उसके बाद से काम करेंगे और काम होगा तो विकास भी दिखने लगेगा। मैं हमारे भाई पवन जी से पूछना चाहता हूँ, मेरी जानकारी दुरुस्त नहीं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि अभी जो उत्तर प्रदेश में PWD ने जो फंड वापस कर दिया था वो कितना 1000 करोड़ रुपए था, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, मेरी जानकारी दुरुस्त नहीं है। और दूसरी चीज की शायद इसके बारे में भी इनको बताना चाहिए, जो पिछली अभी शिक्षा की भी बात इन्होंने कही, तो इसके बारे में इनको बताना चाहिए। पिछली जो सरकार इनकी थी उसमें शिक्षा मंत्री ने झूठा सर्टिफिकेट बनवा करके अपने भाई को नौकरी दिलवानी चाहिए थी। क्या उनके ऊपर आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई की थी कि नहीं की?
इसके बारे में भी इनको बताना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इसमें 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न और है कि अभी जो आपको याद होगा राजेश जी, आप सभी चैनलों में, सभी मीडिया के सभी बंधुओं में चलाया था कि बिजली विभाग के जो घोटाला हुआ था, भविष्य निधि फंड का जो घोटाला हुआ था, तो जो घोटाले का जो पैसा था वो कहाँ गया, इसके बारे में भी इनको बताना चाहिए। और एक छोटा सा और भी बोल देता हूँ, हम लोग कभी कभार होता है कि हम कोविड काल से लेकर के हम सब लोगों ने देखा कि डॉक्टरों के ऊपर लोग पूरा भरोसा करते हैं क्योंकि दूसरे रूप में भगवान वही होते हैं। होम्योपैथिक्स में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, उसके बारे में भी इनको बताना चाहिए। पूछने के लिए तो मैं और सारी चीजें पूछ सकता हूँ, उसके बारे में बताना चाहिए। और अभी आज ही पेपर में निकला हुआ है, थोड़ा दूरी पे रखा है, वरना मैं आपको पेपर की कटिंग भी दिखा देता कि छात्रवृत्ति के नाम से उन्होंने लोगों को दिखाया कि आपके अकाउंट में पैसे पहुंच गए हैं, लेकिन बच्चों के खाते में पैसे पहुंचे ही नहीं है। अब वो किसके खाते में जाए ये तो यही लोग बता सकते हैं। सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है, लोग इनके हैं, कर्मचारी इनके हैं, तो अब यही बता सकते हैं कि वैसे तो बिहार चाहते हैं राकेश जी तो बहुत ज्यादा हो जाए। क्या पूछा राजेश जी? इन्होंने कई ऐसे इन्होंने कई घपले घोटाले गिनवा दिए कि फलानी जगह ये हुआ था, तब ये हुआ था, कोरोना काल में भी हुआ। मैंने तो पीडब्ल्यू, मैंने राजेश जी आपसे फिर से बताया था, मैं थोड़ी जानकारी कच्ची है तो मैंने पूछा कि पीडब्ल्यूडी का जो फंड वापस हुआ, जो फंड था वो वापस कर दिया गया सरकार को, जो काम नहीं कराया उन्होंने, तो वो कितना था ये बता दीजिए मुझे। ठीक, अभी आप विकास की गाथा बता रहे थे। ठीक है, जवाब देते हैं पवन जी। राजेश जी, बड़ा आसान है खाम में किसी पर भी आरोप लगा देना। विपक्ष का काम है पक्ष की सरकार पे आरोप लगाना, बिल्कुल अच्छी बात है। जब विधानसभा की बारी आती है ना, उसके बाद हल्ला काटने लग जाते हैं, वहां पर कोई मुद्दे नहीं रखते हैं और चैनलों में आके झूठ परोसने लग जाते हैं। अगर इनके पास कोई झूठ इस तरीके के होते तो अभी आपके चैनल पर दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, राजेश भाई मैं आपके बीच में मुझे लगता है कि आपके पास आगे 8 से 9 के शो में जानकारी नहीं है। अभिषेक जी 1 घंटे की डिबेट है, बहुत टाइम मिलेगा। 8,900 मैं जानकारी दे रहा था, 8,900 प्लस करोड़ का बाकायदा फंड वापस किया था पीडब्ल्यूडी में, जिसके बाकायदा मीटिंग की थी। अभिषेक जी दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, आप ही की बात पे वो पलटवार कर रहे हैं जी। आप ही की तो प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। अभिषेक जी मैं डिबेट छोड़ के जा तो नहीं रहा, मैं जाऊंगा। मेरा काम तो अगर आरोप लगाना है तो उसका प्रूफ भी देना सर्टिफिकेट के साथ। अब आपने आरोप लगाया तो उसका प्रूफ भी ले लिया सर्टिफिकेट के साथ, काहे परेशान हो रहे हैं? थोड़ा वेट तो कीजिए। देखिए अब राजेश जी, जो विधानसभा होती है ना, सरकार ने क्या काम किया और क्या काम नहीं किया, वहां तो सिर्फ शोर मचाने काम करते हैं, काली पट्टी बांध लेते हैं। दूसरी बात, इनके पूरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में इतने विधायक हैं, इतने 135 विधायक हैं और 5 सांसद हैं। इतने में तो 5 राज्यों के इतने विधायक भी जितने अकेले लेके बैठे हैं। उन 135 विधायकों ने क्या काम किया, किस तरीके से विकास किया, क्या काम कर रहे हैं और क्या वो 5 सांसद कर रहे हैं? अगर उन लोगों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया हुआ होता ना, तो ये जो सांसद की सीट भी आजम खान साहब हारे थे, वो हारते नहीं। और जो इन 2 उपचुनावों के अंदर इनको करारी हार मिलने वाली है, वो भी ना हारते। आरोप लगा देना, आरोप की जानकारी लेना, आप आइए ना संसद में, ये कितने आरोप लगाकर कोर्ट में इन्होंने कहा सरकार हमारी है, मान लिया। सुप्रीम कोर्ट तो हमारा नहीं है, हाई कोर्ट तो हमारा नहीं है, इसकी अदालत तो हमारी नहीं है, ये क्यों नहीं गए? एक चैनल पे आके भरम फैला देना इस तरीके से तो मैं भी कह सकता हूँ। इनकी मैं योजनाएं बता देता हूँ। इन्होंने जो बेटियों की योजना शुरू की थी ना, उसके अंदर घोटाला। जो लैपटॉप बांटे थे उसके अंदर घोटाला। जो साइकिल बांटी थी उसके अंदर घोटाला। गोमती रिवर फ्रंटलाइन डाला था उसके अंदर घोटाला। एक इन्होंने रिवर प्लांट का काम शुरू किया था, 52% काम हुआ था और पेमेंट 90% हो गई थी। राजेश जी, आरोप लगाओ तथ्यों के आधार पर। जहाँ आरोप लगाने की जगह वहाँ मुंह में फेविकोल चिपक जाता है। कोर्ट में जाने की जब बारी आती है, वहाँ इनको सांप सूख जाता है। बड़ा आसान है ये कह देना, राजेश जी मैंने आपसे 50 लाख रुपए लेने हैं, बड़ा आसान है जी। मुझे चैनल पे बैठकर नहीं, मुझे कोर्ट में बिल्कुल उसकी प्रक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं, सिर्फ आरोप लगा देना ही काफी नहीं होगा। अभिषेक, जिस तरीके से देखिए, ठीक है, एक वार पलटवार है, आप विपक्ष में हैं, आप कई सवाल उठाएंगे, आरोप लगाएंगे, लेकिन अपनी बात को जनता तक पहुंचाना भी एक बड़ी रणनीति होती है। अगर आपको लगता है यहाँ कमी रह गई, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो जनता तक क्या वो मैसेज पहुंच पा रहा है? एक चीज। दूसरा ये कि यही मुद्दे आप देखिए पिछले चुनाव में इसका जिक्र कर रहे थे, विधानसभा चुनाव में, उससे पहले लोकसभा चुनाव में, 17 में, अभी फिर
फिर उन्हीं का जिक्र हो रहा है निकाय में भी और अब उपचुनाव में भी। आपको लगता है इनका कोई असर भी हो रहा है, चूंकि परिणाम तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में सब कुछ हो रहा है? राजेश जी, बिल्कुल मैं हमारे भाई पवन जी की बातों से बिल्कुल सहमत, क्योंकि इन्होंने कई चीजें बताई। मैं आपको प्रश्न का उत्तर दूं तो उसके पहले मुझे पवन जी की बात का मैं जवाब दे देता, क्योंकि मैंने जितने प्रश्न किए थे उनमें से किसी बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। नंबर उन्होंने घोटाले जो गिनवाए, तो मैंने शायद मुझे लगता है कि मेरे पास तकरीबन जो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही केंद्र से लेकर प्रदेश तक में, मेरे पास तकरीबन 48 घोटाले हैं जो कि कईयों हजार करोड़ में रहे भारतीय जनता पार्टी की। उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं कि पंजाब का 12,000 करोड़ रुपए का गेहूं घोटाला था, साबुत घोटाला, इन्होंने साबुत घोटाला तक कर दिया था। राजस्थान का 22 घोटाला, मनुस्मृति का बुक घोटाला, गुजरात की जमीन घोटाला, हेमा मालिनी जमीन घोटाला, उसके बाद म्यूचुअल फंड घोटाला, रोगा टायर्स घोटाला, यूरिया घोटाला, 133 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, छत्तीसगढ़ का 35,000 करोड़ का चावल घोटाला। बहुत सारे गिनाने के लिए मैं बहुत सारे गिना सकता हूँ। और अभी ताजा आंकड़ों की अगर मैं बात करूँ, अभी इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, विधानसभा में कामकाज की बात उन्होंने कही। तो विधानसभा में कामकाज की इनको याद दिलानी, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बार पूछा था कि 300 सड़कें इन्होंने कागजों में बनाई, बस्ती में वो सड़कें कहाँ पे बनी, जैसा उसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी जवाब दे दिया था। उन्होंने किनारा करके दूसरे पॉइंट पे आ गए। अब इन्होंने कहा कि क्या काम कर रहे हैं, अभी विधायकों को एक रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है कि क्या काम किया क्या नहीं किया। लेकिन सरकार ने जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में इस बात को पूछा था कि सरकार ने जो काम किए उसमें चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का विभाग हो, हर विभाग में जितना भी फंड था वो सारा वापस किया गया था। लगभग फंड वापस किए गए थे। आखिर अगर जब हम सरकार में है और जब हम काम करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में दिखता है। हमारे पास फंड की कमी होती है जिसके रिगार्डिंग हम दिखाते हैं कि हमें और सरप्लस चाहिए, हमें फंड चाहिए, तब हम उसको दिखाते हैं। अब आपका प्रश्न पे मैं आ जाता हूँ। जो आपने प्रश्न किया कि ये सारे मुद्दे वही होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, निकाय चुनाव में मुद्दे अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम CST PSC सेंटर्स की बात करते हैं, हम जो गली मोहल्लों में सड़कें होती हैं और नालियां होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, हम कूड़ा प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। राजेश जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैं स्वयं बैठा हुआ हूँ, वहां पे आपको याद दिला दूं कि कूड़ा प्रबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, कहीं पे भी नहीं है। बल्कि लखनऊ में 3 कंपनियां जो कूड़ा उठाती थी, वो 3 कंपनियां 6 लोगों क्योंकि सरकार बताती है, नगर निगम में सरकार जो है वो प्राइवेट कंपनियों को फंड नहीं दे पा रही, उनके बिल पास नहीं कर पाती, जिसकी वजह से 3 कंपनी ने विड्रॉ कर लिया। और उसके बाद आपको याद दिला दूं कि हम सब लोग, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम अपने घर का टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट मांगती है हमसे टैक्स, हम देते हैं टैक्स, लेकिन उसमें भी करोड़ों रुपए का खेल अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा दे या उनके यहाँ के लोग कर दे तो हम किसके पास जाएंगे? सरकार हमारी नहीं है, ठीक है, सरकार आपकी है। जवाब आपको देना पड़ेगा। जनता वही जवाब आपसे मांग रही है। पवन गोयल जी, एक बार जवाब दीजिए, फहीम, फिर मैं आपके पास आता हूँ। 300 करोड़ रुपए का सुन लीजिए, मैं राजेश जी पूरी बात खत्म, ठीक, शॉर्ट में सर, इतना अब तक किया था, अब तक घोटाले के उस पर भी हमने जनता से बात करी है, उस पर भी जनता से बात बोला है। और साथ में जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस सेवा जो चालू की थी, उस एम्बुलेंस सेवा को इन्होंने कागजों पर करवाया, उसके पेट्रोल का जो घोटाला किया उस पर भी हमने जनता से बात कही है। पवन गोयल जी, क्या आप राजेश जी की आवाज वाकई क्लियर नहीं है, आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे। घोटालों का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ कागजों में सड़कें बना रहे हैं, जमीन पे उसका कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये सवाल विपक्ष के बतौर भी उन्होंने उठाया और घोटालों का जिक्र वो कर रहे हैं कि आपने वहां कई ऐसी योजनाएं जिसमें घोटाला हुआ और घपलेबाजी हो रही है, काम सिर्फ कागजों में हो रहा है, जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा। जी राजेश जी, इन्होंने बात तो बहुत, इन्होंने जो आरोप लगाया इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि इनके राज में ऐसा ही होता था। अगर योगी सरकार राज में ऐसा होता तो दोबारा चुन के ना आती, पहली बात। दूसरी बात, जब इन्होंने कहा ना विधानसभा में कुछ नहीं होता, विधानसभा में योगी जी ने 4 बड़े आरोप लगाए थे, 97,000 करोड़ रुपए के घोटाले, जो इनके मुंह में जुबान नहीं थी उस टाइम में। भर्ती घोटाला, रिवर गोमती घोटाला, खाद्यान्न घोटाला और एक और घोटाला, 4 घोटालों के 97,000 करोड़ रुपए के आरोप इन पे लगाए थे, जिस पर इन पे जांच भी चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सड़कें नहीं बनी है, अगर घर नहीं मिले हैं, शौचालय नहीं बने हैं, नौकरियां नहीं मिली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ है,
और अस्पताल मेडिकल कॉलेज नहीं बने हैं, कानून व्यवस्था में सुधार नहीं आया, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इन अभी इन्होंने कहा ये 2 चुनाव उपचुनाव छोटे हैं, छोटे निगम के चुनाव होते हैं राजेश जी, ये विधानसभा है। दोनों सीटों पर मैं अगर जोड़ूं तो लाखों लोग हो जाते हैं, इतने में तो कई 100 गांव आ जाएंगे। तो ये छोटे चुनाव नहीं है। हाँ। इनके लिए बेशक छोटा चुनाव हो सकता है, लेकिन हमारे देश में लाखों लोगों को सुविधा देना ये चुनाव से नहीं विकास से दर्शाता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड बस, भारतीय जनता पार्टी ने विकास, भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास नहीं किया होगा तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जीतती है तो अभिषेक वाजपेयी की इस बात को चेंज करने के लिए तैयार रहना। 13 तारीख को आंकड़े आपके सामने होंगे और दोनों सीटों पर आपके हाथ में कटोरा होगा। ठीक है फहीम, यहाँ पे अभी अगर बात करें, अपडेट क्या आपको मिल पा रहा है चुनाव से जुड़ा हुआ मत प्रतिशत को लेकर? और मुद्दे की अगर बात करें तो स्वार इलाका जो है, रामपुर का सीट जो है, यहाँ पे कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि ज्यादा हावी रहने वाला है? फहीम, देखिए, अगर मैं मुद्दे की बात करूं आपसे तो मुद्दा तो लोकलिटी का हावी रहने वाला है। लोकल का मुद्दा जो है वो बहुत जमाने से चला आ रहा है, यहाँ जो अब जाके साकार हो रहा है। लोकल की लीडरशिप चाहते हैं लोग, और लोकल का कैंडिडेट बनेगा तो वो लोकल के लोगों की बात करेगा। और मजे की बात यह है कि दोनों ही कैंडिडेट जो हैं वो लोकल के ही हैं, दोनों शहर के नहीं हैं। इससे पहले होता ये रहा कि हमेशा जो है वो शहर के ही कैंडिडेट हुआ करते थे, और शहर के कैंडिडेट यहाँ पे विजयी होते थे और लोग उन्हें शहर ढूंढने जाते थे। ये विडंबना है राजेश स्वार की। विडंबना ये है कि यहाँ जब भी कोई बना तो वो शहर का बना, और शहर वालों को ढूंढने के लिए यहाँ के लोग शहर जा नहीं पाते थे, तो इनके काम कभी नहीं हुए। ये बेचारे प्रधानों के पीछे ही भटकते रहे, यहाँ स्वार टांडा के लोग बीडीसी मेंबरों के पीछे ही भटकते रहे, ब्लॉक में धक्के ही खाते रहे। इनके पास कोई सिस्टम वाला नेता नहीं था कि कोई टेबल डाल के विधायक या उसका प्रतिनिधि बैठ जाता और वो ये कहता कि आओ हमारे पास, हम आपके काम करेंगे। ऐसा इन बेचारों के साथ हुआ ही नहीं। अब लोकल के लोगों के साथ में ये है कि लोकल का आदमी लोकल में चला जाएगा, अपनी बात कह लेगा, और दोनों ही प्रत्याशी लोकल के हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ हो चली है कि लोकलिटी का मुद्दा जो है वो ज्यादा हावी रहने वाला है। दूसरी बात ये जो बहस है, ये जो चर्चा है, ये तो टाइम पूरा करने के लिए काफी है। इसने ये किया या उसने वो किया, लेकिन स्वार की तस्वीर तो हमने देखी है। स्वार को तो हमने देखा है, बचपन से लेके जवानी और अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। अब स्वार के अंदर जो स्थिति है वो ऐसे मान के चलिए जैसे पूर्वांचल की स्थिति होती है। यहाँ विकास ही नहीं हुआ। 6 साल में जिस जगह विकास का पहिया थम गया हो राजेश, जहां पे विधायक निधि तक न लगी हो, उस क्षेत्र का हाल क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। वो तो ये कह लीजिए कि जो नरेगा वाली मनरेगा वाली योजनाएं थी, उनसे कुछ कच्चे और कुछ पक्के रोडों का काम हो गया। तो जैसे आवास वाली योजनाएं थी या राशन की योजनाएं थी तो केंद्र के और स्टेट के जरिए वो हो गई, वरना यहाँ तो कोई मुंह में पानी डालने वाला भी 6 साल से नहीं था। अब जिनको बनाया था उन्हें फुर्सत ही नहीं थी अपने परेशानियों से, अपनी उलझनों से, अपने मुकदमों से। तो यहाँ की जनता करती क्या? अब बहरहाल मौका आया है राजेश। मौका यह है कि अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे ये, और वो किससे चुनेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोई ज्यादा दिन बाकी नहीं है, 3 दिन बाद पता लग जाएगा। लेकिन ये जो चुनाव है, ये चुनाव दिशा और दशा दोनों तय करेगा। ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है समाजवादी पार्टी के खेमे से, यहाँ अखिलेश यादव का चेहरा नहीं है, यहाँ आजम खां का चेहरा, अब्दुल्ला आजम खां का चेहरा है। और दूसरी बात यह कि दूसरी साइड में सरकार का चेहरा है, सरकार के गठबंधन का चेहरा है, सरकार के काम है। महाराज के चेहरे को लेके यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है, और जो सिस्टम है वो सिस्टम भी वैसे ही काम कर रहा है जिस तरह से वो चुनाव होता है। सिस्टम का मतलब ये है मेरा कि पूरे सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव को सरकार और उसके गठबंधन के लोगों ने लड़ा, और लड़ने के बाद घर घर जाके जिस तरह से उन्होंने वोट मांगे और अपनी योजनाएं बताई, अब उस योजना को वोटर कितना समझ पाया और वो किस तरह से उनको वोट दे रहा है या नहीं, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन जो झुकाव है उस झुकाव को देखते हुए लगता है कि पलड़ा भारी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करेंगे हम आजम खां खेमे की, आजम खां खेमा आज खामोश है। बहुत सारी शिकायतें समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को हैं, चुनाव के वोटिंग को लेके, परसेंटेज को लेके, वोट ना डालने को लेके, अधिकारियों से इस तरह की शिकायतें हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि आज ना तो
आजम खां बोल रहे हैं और ना ही अब्दुल्ला आजम बोल रहे हैं। अलबत्ता ये राजेश जरूर हुआ है कि ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं और उन गांवों के नाम भी डाले हैं जिन गांवों में उन्हें लगा, हम नहीं कह रहे हैं अपनी तरफ से, उन्हें लगा कि वहां चुनाव की बाधित हो रहा है या वहां वोट पड़ने नहीं दिया जा रहा है या पुलिस परेशान कर रही है। ठीक है। ये सब स्थितियां आपके सामने है हाँ, राजेश ठीक जी।